हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। इस लेक्चर में हम वॉल्केनिज़्म पढ़ेंगे। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंदी रहे क्योंकि हम वॉल्केनिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे हम शुरू करेंगे ओरिजिन से, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लावा, किस तरीके के लावा निकलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान। उसके बाद ये कवर करते हुए इनके कंपैरिजन को देखेंगे, किस तरीके से जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो इनसाइड द लैंडफॉर्म यानी क्रस्ट के अंदर किस तरीके के लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, एंड देन एक्सट्रूसिव कौन से होते हैं, मींस अर्थ की क्रस्ट के बाहर कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। स्टेजेस देखेंगे कि किस तरीके के वॉल्केनोज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, कि वो कितने कितने टाइम में इरप्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से कैसे स्टेजेस बनी हैं वॉल्केनो की। उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्केनो हमने आज तक सिर्फ सुने हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बट कुछ उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो समझेंगे। उसके बाद हम इनके डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट समझेंगे एंड हम देखेंगे कि ग्लोबली वर्ल्ड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्केनोज़ का, कहाँ कहाँ पर वॉल्केनोज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। गीज़र्स, हॉट स्प्रिंग्स पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं जो कि आज के लेक्चर में मैं कवर कराऊंगी। ओके, सो आपको इनमें से, इन टॉपिक्स में से किसी भी अगर लेक्चर के किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ना हो तो आपके लिए ये सेशन यूज़फुल रहेगा। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वॉल्केनोज़ के टाइप्स और उनके मोड ऑफ इरप्शंस पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वॉल्केनोज़ का जो ओरिजिन है वो आखिर किस तरीके से होता है। मैंने आपको, अगर आपने इस प्लेलिस्ट के पिछले सेशंस कवर किए हैं तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमारी मेंटल जो लेयर है, अर्थ की जो मेंटल लेयर है, उस लेयर में किस तरीके से कन्वेक्शनल करंट राइज होते हैं। थर्मल डिफरेंस यानी तापमान में डिफरेंस की वजह से किस तरीके से कन्वेक्शनल करंट राइज होते हैं। ये कन्वेक्शनल करंट का राइज होना थर्मल डिफरेंसेस की वजह से प्लेट्स को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने में मदद करता है, उसे कन्वर्ज और डाइवर्ज कराता है। डाइवर्ज मीन्स दूर धकेलता है हमारी प्लेट्स को, और कन्वर्ज मीन्स पास में लेकर के आता है। इसी की वजह से हमारे वॉल्केनोज़ एक तरीके से बनते हैं। जब प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं यानी जब प्लेट्स दूर जाती हैं तो यहाँ पर जो प्लेट्स के नीचे मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन स्टेट में जब भी होता है प्रेजेंट, उसे हम बोलते हैं मैग्मा। और जब वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आके सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लावा। ओके, मॉल्टन फॉर्म को बोलते हैं मैग्मा, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम उसे नाम देते हैं लावा का। तो जब प्लेट्स डाइवर्ज होंगी, अंदर से जो मॉल्टन मैग्मा है उसे रास्ता मिलेगा बाहर आने का, अर्थ क्रस्ट के बाहर आने का। उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं, फिशर भी बोलते हैं इसे हम। ये जो स्पेस क्रिएट होता है जहाँ से बाहर आता है मैग्मा, इसे हम बोलते हैं फिशर इरप्शंस। ओके, सो ये डाइवर्जेंस के दौरान होता है, हमने इस पॉइंट में ये कवर किया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में होता कुछ ऐसा है कि प्लेट्स एक दूसरे की तरफ धकेलती हैं, एक दूसरे को धकेलने के दौरान, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछले लेक्चर्स में सबडक्शन जोन क्या होता है, ट्रेंच किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, इन सब में समझाया है। अभी जस्ट मैं आपको इन बाउंड्रीज इंट्रैक्शंस का ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ। सो अगर आपको इसके बारे में डेप्थ में जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट के पिछले सेशंस कवर कर सकते हैं। जब दो बाउंड्रीज कन्वर्ज करती हैं एक दूसरे से तो लाइटर प्लेट नीचे सबडक्ट होती हैं, नीचे जाती है। जब लाइटर प्लेट नीचे जाती है तो उसके अंदर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यहाँ मॉल्टन मैग्मा में हाई हीट प्रेशर में मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने के बाद उसे जब जगह नहीं होती तो वो एक बर्स्ट की तरीके से यहाँ इस क्रस्ट लेयर को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, इस एक वेंट फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये हमारी कन्वर्जेंस की है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे पॉइंट में। सबडक्शन क्रिएट्स मैग्मा एट हाई प्रेशर। सबडक्शन होता है तो नीचे मैग्मा जाता है हमारे एस्थेनोस्फेयर में, जहाँ वो मेल्ट होता है और वायलेंट इरप्शंस की फॉर्म में बाहर निकल के आता है। ओके, जबकि डाइवर्जेंस में वो क्योंकि दूर जा रहे होते हैं
तो एक फिशर क्रिएट होता है जहाँ से वो बहुत ही स्मूथली बाहर आ जाता है बिना किसी वायलेंट इरप्शन के। ओके, जब बाहर निकलता है लावा तो कुछ टाइप्स हैं उसके, जिन टाइप्स में हमने उस लावा को डिवाइड किया है। ओके, उन टाइप्स में 2 टाइप आते हैं। एक होता है एसिडिक वॉल्केनो लावा, दूसरा होता है बेसिक वॉल्केनो लावा। ओके, एसिडिक का के बहुत सारे नाम हैं, जैसे एंडेसाइट, कंपोजिट, स्ट्रैटो वॉल्केनो, ये सब उसी के नेम्स हैं। दूसरा हमारा है बेसिक और बेसेल्टिक और शील्ड लावा। ओके, शील्ड लावा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर शील्ड जैसा होता है वो है। सो ये 2 टाइप के हमें पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडेसाइट, एसिडिक, कंपोजिट या फिर स्ट्रैटो वॉल्केनो लावा। ये एग्जाम्पल है एक तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्री का, जो मैंने अभी आपको समझाया, जब वो कन्वर्ज कर रही होती हैं। ये जब कन्वर्ज करती हैं तो लाइटर प्लेट नीचे जाती है और इधर मेल्ट होने के बाद एक बर्स्ट की तरीके से बाहर आते हैं। ओके, सो ये कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। आप लास्ट पॉइंट देखेंगे, मोस्टली ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, इन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। डिस्ट्रक्शन मीन्स जब लाइटर प्लेट नीचे जा रही होती है तो एक तरीके से ये प्लेट कम हो रही होती है, डिस्ट्रक्ट हो रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है। सो हम इसे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। ओके, जो लावा यहाँ पर निकलता है वो हाईली विस्कस होता है। ओके, हाईली विस्कस का यहाँ पे मतलब है कि वो उसका मूवमेंट जो होता है, उसका मोशन बहुत थिक होता है, वो उसका मूवमेंट जो होता है, मोशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। उस स्लो मूवमेंट की वजह से होता ये है कि जब वो मूव करेगा तो उसके बहुत स्लो मूवमेंट की वजह से वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होगा वो रोकेगा नीचे के लावा को, नीचे के मैग्मा को बाहर आने से, और जब वो बाहर आने से रोकेगा तो एक वक्त के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, जब उसके फ़्लो को वो रोक रहा है, मैग्मा के फ़्लो को यहाँ पे जो सॉलिडिफाई हो चुका है लावा वो उसे रोक रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्लोजन होगा और एक्सप्लोजन के साथ यहाँ पे जो है लावा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो था एसिडिक लावा जो था वो इतना ज़्यादा स्लो मूव करता है, वो सॉलिडिफाई होना शुरू करता है और यहाँ पे वो स्टॉप करता है फर्दर मैग्मा के फ़्लो को, बट मैग्मा का फ़्लो एक लेवल तक ही रुक पाएगा। ओके, एक लेवल के बाद इतनी ज़्यादा हाई हीट और प्रेशर होने की वजह से ये एक बर्स्ट की तरीके से बाहर निकलेगा। जब ये बर्स्ट की तरीके से बाहर निकलेगा तो इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। ओके, पायरोक्लास्ट पार्टिकल्स जब कूल डाउन होंगे तो यहाँ पे सेटल होंगे। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले निकला और ये सॉलिडिफाई हुआ, फिर शायद ब्लास्ट हुआ होगा जिस वजह से वो हवा में पार्टिकल्स गए होंगे, वो पार्टिकल्स ठंडे होने के बाद ये लेयर बनाई होगी उन्होंने, फिर दोबारा ब्लास्ट हुआ होगा, सॉलिडिफाई हुआ होगा, और उसके बाद दोबारा एनवायरनमेंट के जो भी धूल वगैरह के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ आके सेटल हुए होंगे। इस वजह से इसका एक आपको लेयर टाइप स्ट्रक्चर भी दिखता है। सॉलिडिफाई हुआ, ब्लास्ट हुआ, डस्ट पार्टिकल्स की लेयर बनी, सॉलिडिफाई हुआ, ओके, फिर ब्लास्ट हुआ, डस्ट पार्टिकल्स की लेयर बनी। इसी से इसका नाम आया है स्ट्रैटो वॉल्केनो। ओके, एक बार फिर से पॉइंट्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस होते हैं। क्यों हाईली विस्कस होते हैं? क्योंकि इनके अंदर सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लाइट कलर के होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे ट्रैवल करते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। उसकी रैपिड सॉलिडिफाई वेंट मीन्स ये जो पोर्शन है इसे वेंट बोलते हैं, जहाँ से निकलना होता है लावा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट, लावा के फ़्लो को ऑब्स्ट्रक्ट यानी रोकती है। रोकने के कारण जब एक हद तक वो रुक पाता है लावा, लेकिन जब तापमान और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक बर्स्ट की तरह बाहर निकलता है। एसिडिक लावा हम इसे बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिक लावा के बारे में। देखिए, बेसिक लावा को मैंने आपको बताया था शील्ड लावा भी बोलते हैं, शील्ड लावा, क्योंकि आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा शील्ड जैसा है। अब इसे शील्ड, देखिए एक बेसिक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि वो काफ़ी कैसे था, स्टीप टाइप का था एसिडिक लावा, जबकि ये कैसा है, इसका स्लोप काफ़ी कम है। ओके, अब देखें, ये हॉटेस्ट लावा होते हैं, लगभग
1000 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होता है। और ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लूइड मतलब बहुत ईजीली ये फ्लो कर रहे होते हैं। ये डार्क कलर के होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम से रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट मिलता है, बट पुअर होते हैं सिलिका में। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप याद रखिए जो कि आपको रॉक्स एंड मिनरल्स वाले चैप्टर में भी काम आएगी, कि अगर सिलिका का कंटेंट है ज़्यादा तो कलर होता है लाइट। जब भी सिलिका ज़्यादा मात्रा में होगा तो कलर लाइट होगा, जबकि अगर सिलिका कम मात्रा में है यानी आयरन मैग्नीशियम ये सब मिनरल्स ज़्यादा हैं तो उसका कलर क्या होगा, डार्क होगा। ओके, सो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, डार्क कलर्ड होता है बेसाल्ट क्योंकि वो रिच होता है आयरन मैग्नीशियम में बट पुअर होता है सिलिका में। ये इजीली फ्लो कर जाते हैं वॉल्केनिक वेंट से, यहाँ वेंट से बहुत इजीली फ्लो कर रहे होते हैं ये, ना ही इनका फ़्लो तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लूइड वो होते हैं तो फ़्लो तो बहुत इजी होता ही है, साथ में वो जल्दी फ़्लो करने की वजह से क्योंकि जल्दी कूल डाउन होके पाथ को ब्लॉक भी नहीं कर रहे होते हैं, इजीली फ़्लो कर रहे होते हैं, इसलिए वो जनरली एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा वो हाई फ्लूइडिटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजीली फ़्लो कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं। अनलाइक एसिडिक लावा, क्योंकि एसिडिक लावा तो बहुत थिक होते हैं, फ्लूइडिटी भी उनकी कम होती है तो वो जहाँ पर इरप्ट होते हैं वहीं वो जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर आप इनकी बात करेंगे बेसाल्टिक की, तो क्योंकि इनका फ़्लो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्पीड में फ़्लो कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक फ़्लो करते हैं एंड देन सॉलिडिफाई होते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस घेरे हुए रखते हैं। इसी वजह से इनका नाम शील्ड भी पड़ता है। इसका स्लोप बहुत मैंने आपको जैसा बताया था कंपैरिजन में भी कि जो स्लोप होता है बहुत जेंटल, बहुत स्लो स्लोप होता है, बहुत ज़्यादा वाइड डायमीटर होता है और एक फ्लैटेंड शील्ड या डोम टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। शील्ड टाइप जो लावा होते हैं वो हमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ पर मिलते हैं। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ मतलब डाइवर्ज कर रहे होते हैं जहाँ पर, ओके, डाइवर्ज कर रहे होते हैं तो यहाँ अंदर फिजर से नया जो लावा निकलता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़। तो ये हमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ यानी फिजर्स के आसपास मिलते हैं। ठीक है, एक बारी हम देख लेते हैं शील्ड और कंपोजिट वॉल्केनोज़ में। ये आपका एक एसिडिक वॉल्केनो था, ओके, यहाँ से भी ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भी जहाँ से उन्हें स्पेस मिलेगा वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी हो सकता है ब्लॉक करेंगे क्योंकि स्लो डाउन होंगे तो यहाँ से फिर हो सकता है वो दोबारा इधर से भी बर्स्ट हो जाएं। इसका एक एग्जांपल है माउंट पिनाटोबो फिलीपींस में और माउंट सेंट हेलेना यूएसए में। सेंट हेलेना आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल उससे काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जगह। दूसरा जो आप इधर देखेंगे लेफ़्ट साइड में, ये आपका बेसाल्टिक यानी आपका शील्ड वॉल्केनो है, बहुत ज़्यादा रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड लेस इन सिलिका। बहुत ज़्यादा लो इसकी विस्कोसिटी है यानी थिकनेस इसकी लो है और ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि ये बहुत इजीली फ्लूइड इसका बहुत इजीली फ़्लो करेगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, काफ़ी ज़्यादा इसका डायमीटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं और पढ़ते हैं आगे लैंडफॉर्म्स की तरफ। स्टूडेंट्स, जब भी वॉल्केनो इरप्ट होगा तो अंदर से जो भी मॉल्टन मैग्मा है निकलेगा, मॉल्टन मैग्मा क्रस्ट पर आएगा और एनवायरनमेंट में ठंडा होके सॉलिडिफाई होगा। जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो कुछ तो लैंडफॉर्म्स कुछ तो क्रिएट करेगा। उसी तरीके से एक्सट्रूसिव ही नहीं, अर्थ के क्रस्ट से बाहर आने के बाद ही नहीं बल्कि जब वो अंदर होता है तब भी वो कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। हमें दो टाइप की लैंडफॉर्म्स पढ़नी है, एक वो जो वो अंदर क्रिएट करता है और दूसरी वो जो वो अर्थ के क्रस्ट से बाहर आने के बाद बनाता है। तो हम पहले इंट्रूसिव पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। ओके, हम यहाँ सिर्फ अंदर के सरफेस की बात करेंगे इस पोर्शन की। सो पहला जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है ये मैग्मा का जो बेड है, मैग्मा का जो बेड है, बेड का नाम है बेथोलिथ, बेड का नाम है बेथोलिथ, मैग्मा का बेड है, बेड का नाम है बेथोलिथ। ओके, उसके बाद यहाँ बीच में कई बार चेम्बर बनाता है, उसे हम बोलते हैं मैग्मा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर। तो हमने देखा जो बेड है इसे हम बेथोलिथ बोलते हैं, यहाँ मैग्मा चेम्बर है
ये है सेल। ओके, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल, इसे हम सेल बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कहीं वर्टिकल दिखे, वर्टिकल स्ट्रक्चर, तो हम इसे बोलते हैं डाइक। लिखा नहीं है डायग्राम में, मैं लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए साथ के साथ। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, ओके, ये हमने पढ़ा अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, इसे हम सेल बोलते हैं, SILL सेल। और अगर यहीं पे कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, अंदर ही वर्टिकल स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा होता है, इसे हम बोलते हैं डाइक। ओके, नीचे जो चेम्बर है इसे हम बोलते हैं बेथोलिथ, बेथोलिथ। ओके, अब आगे समझते हैं। ये आप देखेंगे, ये है हमारा लेकोलिथ, लेकोलिथ। ओके, लेकोलिथ मतलब इस तरीके से आपको ये डोम जैसा दिखेगा, डोम जैसा दिखने वाला लेकोलिथ। इसी में अगर ये स्ट्रक्चर बोल जैसा हो जाए, मीन्स इस तरीके का कुछ आपको दिखे, उसे हम बोलते हैं लोपोलिथ, लोपोलिथ। ओके, डोम जैसा हो उसे हम बोलते हैं लोपोलिथ, लेकोलिथ, और जो बोल जैसा होता है उसे हम बोलते हैं लोपोलिथ। ओके, एक और होता है इसमें जिसे हम बोलते हैं फेकोलिथ, वो ऐसे कर्व्ड होता है, उसे हम बोलते हैं फेकोलिथ। ओके, फेकोलिथ बोलते हैं हम उसे, जो कि किस कैसा होता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर जैसा होता है। ओके, ये जो पोर्शन होता है जहाँ से ये बाहर जा रहा होता है, इसे हम बोलते हैं नेक। ओके, इसे हम बोलते हैं नेक। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे पढ़ा सेल, ये हमारा था बेथोलिथ, मैग्मा बेड, ये चेम्बर है, यहाँ पे हमने पढ़ा नेक, ये हमने क्या पढ़ा, डोम जैसा लेकोलिथ, अगर बोल जैसा होगा तो हम उसे बोलेंगे लोपोलिथ, और जो कर्व्ड होगा उसे हम बोलेंगे फेकोलिथ। ओके, इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है ये थे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो कि क्रस्ट के अंदर मिलेंगे हमें। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब हम समझते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स ऑफ वोल्केनिसिटी को। इसमें जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कैल्डेरा, कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड में मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनोज़ हैं। अर्थ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैल्डेराज ही हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये इरप्ट होते हैं, तो इरप्ट होने के दौरान बर्स्ट जब ये होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाता है मैग्मा, उसके बाद ये बर्स्ट होते हैं, जस्ट लाइक कंपोजिट वोल्केनो। बट अनलाइक कंपोजिट वोल्केनोज, ये टॉल स्ट्रक्चर बनाने की बजाय, एक के ऊपर एक टॉल स्ट्रक्चर बनाने की बजाय जो कोलैप्स होते हैं वो इतना ज़्यादा हाई एक्सप्लोजन में होता है कि ये अपना पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाता है। इनका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने से ये एक ग्रेट डिप्रेशन जैसा फॉर्म करते हैं, जिसे हम कैल्डेरा बोलते हैं। गाइस, कैल्डेरा और जो क्रेटर है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्रेटर स्मॉल हो सकता है डिप्रेशन, बट जो कैल्डेराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज और लार्ज स्केल डिप्रेशन होता है, और लार्ज स्केल इरप्शन पे ये इस तरीके के डिप्रेशंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं फिशर या फिर कोनिकल वेंट। फिशर पढ़ते हैं, फिशर आप देखेंगे इधर। फिशर में क्या होता है, ज़्यादातर ये हमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ पर दिखता है, और फिशर जो होते हैं ये बेसाल्टिक होते हैं नेचर में, जिस वजह से फ़्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका, बहुत ज़्यादा ये लो विस्कोसिटी होती है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लूइडिटी होती है इनकी, जिस वजह से ये इजीली फ़्लो कर जाते हैं। ओके, ज़्यादातर ये हमें मिलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ पर। ओके, देन नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे शील्ड वोल्केनोज़। शील्ड वोल्केनो मैंने आपको अभी समझाए थे। शील्ड वोल्केनोज़ भी बेसाल्टिक ही होते हैं नेचर में। ओके, इनका एक सबसे बड़ा वो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ये होता है कि इनके स्लोप्स जो होते हैं बहुत जेंटल होते हैं, एकदम स्टीप स्लोप्स इनके नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी बेसाल्टिक होते हैं नेचर में। आयरन मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में और सिलिका कम अमाउंट में होता है, जिस वजह से ये ज़्यादा एरिया तक फ़्लो कर पाते हैं। लो विस्कोसिटी होती है और हाई फ्लूइडिटी होती है इनकी। ओके, ये ज़्यादातर नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं क्योंकि इजीली फ़्लो हो जाते हैं, तो ये वेंट को रोकते नहीं, स्टक नहीं होते वेंट में, जिस वजह से एक्सप्लोजन नहीं हो पाता।
ओके। लेकिन कभी कभी एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, अगर इनकी वेंट में अगर वाटर इंटर कर जाए तो उस केस में एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, बट मेनली ये नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले सबसे बड़े जो वॉल्केनोज होते हैं वो ज़्यादातर शील्ड वॉल्केनोज ही होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई फ्लूइडिटी, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करने के कारण ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस तक स्प्रेड हो जाते हैं, ग्रेटर हाइट ग्रेटर डिस्टेंस तक स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, देन हमें पढ़ना है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट मैंने अभी भी बताया था, एसिडिक एंडेसाइट वॉल्केनोज भी इन्हें बोलते हैं। ओके, होता ऐसा है कि ये जब, दोबारा से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, जब भी यहाँ से मैग्मा निकलता है तो मैग्मा जो होता है उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस वजह से उनकी फ्लूइडिटी बहुत लो और विस्कोसिटी बहुत हाई होती है। इस वजह से यहाँ ये सॉलिडिफाई होता रहता है स्ट्रक्चर। इसीलिए एक वक्त के बाद जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोजन की फॉर्म में वो मैग्मा बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा धूल और राख के कण भी बाहर आते हैं, जिन्हें हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर पायरोक्लास्टिक एशेस भी बोलते हैं। जब ये बाहर आते हैं उसके बाद ये वार्म होते हैं, कूल डाउन होने के बाद ये इसी के ऊपर सेटल होकर लेयर फॉर्म करते चले जाते हैं। ये हैं कंपोजिट वॉल्केनो। इसके एग्जांपल्स भी आप लिख लीजिएगा। ओके, इसका जो एक एग्जांपल है कंपोजिट का वो आप लिख लीजिएगा, माउंट फूजी। ओके, माउंट फूजी इसका एक एग्जांपल है। सिमिलरली शील्ड वॉल्केनो का जो एक एग्जांपल है वो है हवाईन आइलैंड, हवाई में जो भी आपको वो मिल रहे हैं। मौना लोआ एक आइलैंड वॉल्केनो है हवाईन आइलैंड पे, वो शील्ड वॉल्केनो का टाइप है। सो आप ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमने कैल्डेरा पढ़ लिए, ठीक है, कैल्डेरा हमने पढ़े। सिंडर में वही एक छोटा डिप्रेशन फॉर्म होता है। सिंडर भी आसान है याद रखना, मेन आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कैल्डेरा, ठीक है। सिंडर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीप होते हैं बहुत ज़्यादा, बट स्मॉल वॉल्केनोज होते हैं। ओके, स्मॉल वेंट होता है इनका। तो ये थे हमारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स थे वॉल्केनिसिटी के। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेजेस ऑफ वॉल्केनो। ओके, हमने अभी तक पढ़ा जो वॉल्केनोज हैं उनका जो डिवीज़न हुआ है, एक हमने पढ़ा बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ इरप्शन, यानी वो किस तरीके से इरप्ट हो सकते हैं। तो वो या कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस, दो तरीके से इरप्ट होते हैं। फिशर फॉर्म करते हुए होते हैं तो फिर वो डाइवर्जेंस होते हैं, और अगर वो कन्वर्ज करते हुए होते हैं तो उन्हें हम सेंट्रल इरप्शन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बेसिक लावा से बने हुए हैं या फिर वो एसिडिक लावा से बने हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, कितने फ्रीक्वेंटली वो इरप्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, कितना फ्रीक्वेंटली वो इरप्ट करते हैं, वो हमें पढ़ना और समझना है। समझते हैं। मेनली जो ये डिवाइडेड हैं, ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं एक्टिव वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो एंड डॉर्मेंट वॉल्केनो। ओके, सो ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। ओके, एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि कंटिन्यूटी में आज भी इरप्ट होते रहते हैं, कभी ना कभी उन्हें हम एक्टिव वॉल्केनोज बोलते हैं। फ्रीक्वेंटली वो इरप्ट होते रहते हैं, जिसका एक एग्जांपल है माउंट एटना इटली में। ओके, माउंट एटना है। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली है, मैं लिख देती हूँ। ओके, एक आपका है माउंट ETNA, माउंट एटना, जो कि इटली में है। ओके, दूसरा जो है आपका स्ट्रोम्बोली है, जो कि सिसिली में है। स्ट्रोम्बोली STROMBOLI, स्ट्रोम्बोली, जो कि कहाँ है, सिसिली में है। सिसिली क्या है, सिसिली भी इटली के का ही एक वो है आइलैंड। ओके, वो है। तो ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज है। एक्टिव वॉल्केनोज मतलब वो पिछले कुछ सालों में इरप्ट होते हुए देखे गए हैं, और आज भी उनकी फ्रीक्वेंसी है कि वो मीन्स फ्रीक्वेंटली वो आज भी इरप्ट होते रहते हैं कुछ सालों में। दूसरे जो हैं वो आते हैं हमारे डॉर्मेंट वॉल्केनोज। डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो कि पिछले दिनों में कुछ काफ़ी लॉन्ग टाइम में इरप्ट नहीं हुए हैं, इरप्ट होते हुए नहीं देखे गए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो कभी भी आगे
इरप्ट हो सकते हैं, देखे नहीं गए हैं पिछले काफ़ी सालों में, लेकिन वो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। इसका आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, बैरन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है, BARREN बैरन आइलैंड, ये आपका अंडमान निकोबार में है। काफ़ी सालों से इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, दूसरा आपको एक और एग्जांपल लिखना है तो आप वेसुवियस लिख सकते हैं, वेसुवियस, VESUVIUS, वेसुवियस। ये कहाँ है? ये इटली में है, यूरोप इटली में। ओके, तीसरे जो हैं इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे जो हैं वो हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज हैं जिनका इरप्शन हिस्टोरिक टाइम्स में, यानी कुछ पिछले सालों में, कुछ काफ़ी सालों में नहीं हुआ है, 5-10,000 ईयर्स में नहीं हुआ है, एंड पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी इरप्ट नहीं होंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि वो इरप्ट नहीं होने वाले हैं आगे भी, तो वो हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। इसका अगर आप एक एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ओके, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं माउंट फूजी। माउंट फूजी लिख सकते हैं इसका एक एग्जांपल। इसके अलावा जो कि जापान में है। दूसरा आपको एक और एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस का दूसरा एग्जांपल माउंट POPA पोपा जो कि कहाँ पे है? म्यांमार में है, म्यांमार में। ठीक है, तो ये थे स्टेजेस। एक्टिव जो कि पिछले कुछ ईयर्स में फ्रीक्वेंटली इरप्ट हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि आगे भी इरप्ट होंगे। डॉर्मेंट वॉल्केनोज जो काफ़ी सालों में इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, काफ़ी सालों में इरप्ट नहीं हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी इरप्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होंगी जो भी हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के अकॉर्डिंग डिवीजन पढ़ा है वॉल्केनोज का। ओके, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वॉल्केनोज के। वॉल्केनो के डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी हैं, बट पॉजिटिव भी हमारे लिए वो हेल्पफुल होते हैं, तो वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वॉल्केनो जो हैं नया लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। जब वो न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं तो वो मिनरल रिच लैंडफॉर्म्स होती हैं, क्योंकि वो मेंटल से आई होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एबेंडेंस ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो वो मिनरल्स जो हैं काफ़ी फर्टाइल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। जो लावा होता है वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान, जैसे कि आइलैंड्स फॉर्म करते हैं, प्लेट्यू, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा वेदरिंग होने पर और डिकम्पोजिशन होने पर हमें मिनरल रिच और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो इनके जो स्लोप होते हैं ज़्यादातर कंपोजिट वॉल्केनोज के, वो काफ़ी स्टीप होते हैं, काफ़ी स्टीप स्लोप्स उनके होते हैं, जिस वजह से एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन वो हमें काफ़ी सारे वैल्यूएबल टिम्बर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज मैंने जैसे आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा मिनरल मेटालिक ओर्स वगैरह वॉल्केनोज अपने साथ लेकर आते हैं, मिनरल रिसोर्सेज लेके आते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा डायमंड ज़्यादातर कब फॉर्म होता है? डायमंड ज़्यादातर फॉर्म होता है जब बहुत ज़्यादा स्लो होता है फ्लूइड का मूवमेंट अर्थ के इंटीरियर में, उससे डायमंड फॉर्म होता है। तो ये भी वॉल्केनोज के दौरान हमें मिलते हैं। और कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं ये हमें मदद करती हैं टू जनरेट जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जब अर्थ के अंदर कन्वेक्शनल करंट राइज होते हैं, बहुत ज़्यादा थर्मल डिफरेंस और हीट जनरेट होती है। इससे इतनी ज़्यादा जनरेटेड हाई हीट से हम यूज़ कर सकते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में। तो कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे हैं, USA, रशिया, जापान, इटली, न्यूजीलैंड एंड मैक्सिको, ये अभी जियोथर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं। ओके, ये अर्थ के इंटीरियर से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से जो हीट जनरेट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन पर ये वर्क कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा इंडिया में अगर आप देखें तो प्यूगा वैली यहाँ मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में, और ऊपर अगर आप लद्दाख रीजन में देखेंगे तो प्यूगा वैली, ये भी स्पॉट्स हैं जहाँ पर वर्क चल रहा है अभी जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इसके अलावा एक जो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि इस तरीके के जो वॉल्केनोज बनते हैं ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म इससे बनता है उस एरिया में, क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे सीनरीज टाइप दिखते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो उस वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, तो वो भी इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो नेशनल पार्क्स हैं वो सेंटर्ड अराउंड वोल्केनोज़ हैं, जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क। ओके, ये थे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। अब हम देखते हैं कुछ डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स वोल्केनोज़ के। तो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं कि जब बॉम्ब्स और ये जो एक्सप्लोजन होते हैं, ज़्यादातर जो हम कंपोजिट वोल्केनोज़ में जो हम एक्सप्लोजन्स देखते हैं, ये एक्सप्लोजन्स जो हैं अगर उसके आसपास कोई ह्यूमन लाइफ है तो ये उसको डैमेज कर सकते हैं। ओके, इतने ज़्यादा एक्सप्लोजन से, मैग्मा के मूवमेंट से, जो मैग्मा मूव करता है इस वजह से ये जब ये ओशनिक बॉडी के नीचे जब इस तरीके के वोल्केनोज़ बनते हैं, जब मैग्मा निकलता है तो उस वजह से सुनामी आने के भी चांसेस हो जाते हैं काफ़ी। वोल्केनो के दौरान जो भी गैसेस निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में और सल्फ़र डाइऑक्साइड में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल्स के लिए। सल्फ़र डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में मिलता है, एयर में मिलता है, तो वो लीड करता है एसिड रेन, उससे एसिड रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा सल्फ़र एरोसोल्स निकालते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ये जाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को। तो लार्ज एक्सप्लोजन्स में जो सल्फ़र एरोसोल्स निकलते हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन कर रहे हैं किसका, ओजोन लेयर का। तो ये हमारे कुछ डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स थे। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वोल्केनोज़ का अक्रॉस द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये भी मैंने आपको प्लेट बाउंड्रीज इंट्रैक्शन पढ़ाए थे वहाँ समझाई थी, रिंग ऑफ फायर के बारे में। पैसिफिक ओशन के चारों तरफ लगी हुई ये 3 साइड से घिरी हुई ये रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वोल्केनोज़ देखने को मिलते हैं। सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी इसे हम बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन है एक्टिव वोल्केनोज़ का। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं तो मैंने उसमें आपको रीज़न भी बताया है कि यहीं क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज़ पाए जाते हैं। यही मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि यहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ हैं। ओके, उसके अलावा सबसे ज़्यादा यानी पिछले सालों में क्या देखा गया है, सिंस 16th सेंचुरी अभी तक रिपोर्ट कर दिए गए हैं 480 एक्टिव वोल्केनोज़, जो भी डिस्कवर किए गए हैं उससे पता लगाया है कि अभी तक जो टोटल एक्टिव वोल्केनोज़ हैं वो लगभग 480 हैं, 480 हैं, जिसमें से नियरली 400 जो हैं वो रिंग ऑफ फायर के आसपास हैं, यानी पैसिफिक ओशन में हैं, और 80 जो हैं वो मिड वर्ल्ड बेल्ट अक्रॉस मेडिटेरेनियन सी के आसपास, हिमालयन, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में हैं। तो हम देख सकते हैं कितने हाई अमाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इधर मिल रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। 480 में से लगभग 400 कहाँ पर हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास हैं, पैसिफिक ओशन के पास में है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया, आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि इसी रीजन में क्यों इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिव वोल्केनोज़ का। ओके, ठीक है। अब हम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, 2 नहीं एक्चुअली 3 हैं इसमें, गीज़र्स हैं, फ्यूम रोल और हॉट स्प्रिंग्स हैं। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गीज़र्स क्या होते हैं? ओके, वाटर और स्टीम जब क्रस्ट के लेयर के नीचे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में होती है तो वो अपने लिए छोटे पोर्शंस ढूंढ लेती है एक्यूमुलेट होने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं आपको इस डायग्राम में समझाती हूँ। इस तरीके से ये छोटे रिजर्वर्स में, छोटे ट्रैप्स में यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। एक लिमिट होती है, जब वो प्रेशर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो स्टीम बर्स्ट की फॉर्म में ये जो भी वेंट इसे मिलता है, जो भी माउथ होता है, वहाँ से बाहर निकलते हैं। एक प्रेशर तक तो ये यहाँ पे रिजर्व्ड रहते हैं यहाँ पर फिशर्स में या फ्रैक्चर्स में, या जो भी रिजर्वर्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर वो कलेक्ट रहते हैं। बट जब प्रेशर जो है वो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड चला जाता है तो स्टीम बर्स्ट की फॉर्म में वो सरफेस से निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गीज़र बोलते हैं। गीज़र जो होते हैं वो ज़्यादातर, एक जो बहुत फेमस गीज़र है वो है येलोस्टोन
नाम आप लिख सकते हैं। येलोस्टोन पार्क है यूएसए में, येलोस्टोन, वहाँ पे जो है फेमस गीज़र है एक। इसके अलावा दूसरा जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है। हॉट वाटर स्प्रिंग में क्या होता है, जब हीट मिलती है तो वाटर जो है वो क्या करता है, सीमलेसली फ़्लो कर जाता है टॉप पे से, वेंट से बाहर निकलते हुए वो फ़्लो कर जाता है और यहाँ थोड़ा वार्म वाटर आपको ज़मीन से आता हुआ दिख रहा होता है। समटाइम्स हॉट वाटर स्प्रिंग में आपको कलरफुल वाटर भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से आपको डिफरेंट इसमें कलर्स मिल सकते हैं। ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी जगहों पर दिख जाता है। उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, उत्तराखंड उत्तरकाशी के एरियाज़ में, वहाँ पर आपको ये मिल जाता है हॉट वाटर स्प्रिंग। डेफिनेशन एक बार ही पढ़ सकते हैं। स्टीम और वाटर जब बहुत हाई प्रेशर पे होती है, हॉट होके स्मूथली फ़्लो कर जाती है वेंट से, और इस तरीके की आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरीके का हॉट वाटर स्प्रिंग होता है। तीसरा जो एक होता है वो है फ्यूम रोल्स। फ्यूम रोल्स में क्या होता है, सुपर हीटेड वाटर यहाँ से बाहर आता है और स्टीम फॉर्म करता है। स्टीम फॉर्म होती है यहाँ से, सुपर हीटेड वाटर नीचे से आते हुए, ज़मीन के नीचे से आते हुए वो स्टीम फॉर्म करता है, इसे हम बोलते हैं फ्यूम रोल्स। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, हमने अपने लेक्चर की शुरुआत करी, हमने समझे कि ओरिजिन कैसे हुआ था वोल्केनोस का, किस तरीके से वोल्केनोस बने थे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ पर। इसके अलावा हमने उसके बाद टाइप्स पढ़े, एसिडिक और बेसिक लावा। ओके, इसके अलावा रिवाइज कर लीजिएगा आप, एसिडिक को एंडेसाइट, कंपोजिट, स्ट्रेटो लावा भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस होते हैं और फ्लूइडिटी बहुत ही लो होती है, जबकि उसके कॉन्ट्रेरी बेसिक या बेसेल्टिक या शील्ड लावा जो होता है उनकी विस्कोसिटी बहुत लो होती है और हाई फ्लूइडिटी होती है। ये हमने कवर किए। उसके बाद हमने इनका डिफरेंस समझते हुए हम बढ़े आगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की तरफ, जो क्रस्ट के नीचे की लेयर में पाई जाती हैं, लैंडफॉर्म्स जो कि वोल्केनिसिटी से बनती हैं। फिर हमने एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़ी वोल्केनिसिटी से बनने वाली। आगे बढ़े, हमने स्टेजेस देखी वोल्केनो की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शंस के अकॉर्डिंग 3 जो डिविजन्स हैं उसके वो देखे। फिर हमने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पढ़े वोल्केनोस के, साथ ही साथ हमने पढ़े उसके डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स। और फिर हम आगे बढ़े किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वोल्केनोस वो। अंत में हम पहुँचे छोटी डेफिनेशंस की तरफ जो हमारी थी गीज़र, फ्यूम रोल्स एंड हॉट वाटर स्प्रिंग। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको समझाया है ये सब आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको वोल्केनो से रिलेटेड सभी चीज़ें एक इस लेक्चर में समझाने की कोशिश की हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। कीप लर्निंग।